नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हर बार की तरह मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो देखो 8 बज गए हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि आज दीपावली के दिन आप 8 बजे हमारे साथ क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से दीपावली सेलिब्रेट करें और सेफ रहें। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। और आज की शुरुआत हम करते हैं। और ये जो जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट है, ये आपको पता है कि हम एनटीपीसी का जो एग्जाम है और एसएससी जीडी का एग्जाम है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो पूरी तरह से एनटीपीसी और एसएससी के लिए है और इसमें आज थोड़े से मध्यम प्रकार के प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे और थोड़े से अलग प्रकार के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जानना चाहते हैं इन सब के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ क्लास के अंत तक। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ये, यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? तो देखो भाई, ये क्या है, कंप्यूटर से सवाल आया है, बेसिक कंप्यूटर से ये सवाल आया है। कंप्यूटर से, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से संबंधित है ये सवाल, जिसमें आपसे पूछा है यूआरएल क्या है। यूआरएल क्या है? तो यूआरएल का मतलब होता है क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्सल रिमोट लैंड। तो इसमें आंसर तो ये है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आंसर है। अब ये यूआरएल होता क्या है? तो देखें, जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मैं बात करूं, ये जो आपकी जैसे एक वेबसाइट है mygov.in, mygov.in ये वेबसाइट है। तो देखो इसके आगे क्या लगा होगा, यहां पे मैं बताता हूं आपको। इसके आगे क्या लगा होगा? HTTP और उसके बाद ये पूरा वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको बताता हूं। जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऊपर ये एड्रेस बार होता है। एड्रेस बार होता है, यहाँ पे लिखा रहेगा http www.mygov.in। ये पूरा क्या हो गया? एक वेबसाइट का एड्रेस हो गया। एक वेबसाइट का एड्रेस हो गया ये www.mygov.in। अब इस पूरे को यहां देखिए, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? यूआरएल, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये पूरा कंप्लीट यूआरएल हो गया वेबसाइट का। ठीक है, तो इसे बोलते हैं यूआरएल, जहां पे http://www.mygov.in ये पूरा यूआरएल हो गया। ठीक है, और सिर्फ वेबसाइट की अगर हम बात करें तो www.mygov.in ये वेबसाइट हो गया, वेबसाइट का नाम। और पूरा यूआरएल की बात करें तो ये हो गया यहां से। अब इसमें HTTP आया है। HTTP का मतलब क्या होता है? HTTP, तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP का फुल फॉर्म होता है। पूछा जाता है, ये आपके एनटीपीसी में पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गोदावरी नदी का उद्भव किस स्थान से होता है? गोदावरी का उद्भव किस स्थान से होता है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है, बताइए आप। तो देखो,
गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, यमुनोत्री, गंगोत्री या कुर्ग की पहाड़ियां? तो दूसरे का आंसर। तो देखो, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और ये त्रियंबकेश्वर के नजदीक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यहां से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने तक ये करीब 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये नदी। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा दूसरे का ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर। ये त्र्यंबकेश्वर कहां? महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये 1465 लगभग इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? अब आगे हम बात करेंगे। अच्छा, पहले आपके लिए एक सवाल है। सवाल ये है, गंगा की कोई एक सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी का नाम बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी, गंगा की सहायक नदी का नाम बताना है। ठीक, आगे। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास, एक हिंदी का बड़ा फेमस उपन्यास है जिसका नाम है क्या? तमस। तो तमस ये किसने लिखा है? त्रिलोचन, भीष्म साहिनी, नागेंद्र या यशपाल? तो जो भीष्म साहिनी है, भीष्म साहिनी, इनका ही एक हिंदी का उपन्यास है जिसे आप तमस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तमस नाम का जो उपन्यास है वो भीष्म साहिनी ने लिखा है। ठीक है, याद रखना है आपको, भीष्म साहिनी ने लिखा है ये। ठीक है, तो ये जो है किस पर आधारित है? ये जो तमस उपन्यास है किस पर आधारित है? तो देश के विभाजन पर आधारित है और देश में जो सांप्रदायिक दंगे हैं उन पर आधारित है। तो भीष्म साहिनी का जो तमस नाम का उपन्यास है वो देश का विभाजन हुआ, देश के विभाजन पर आधारित है, देश के विभाजन पर आधारित है, प्लस जो सांप्रदायिक दंगे उन पर आधारित है। याद रहेगा। तो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? भीष्म साहिनी ने। तो भीष्म साहिनी की यह रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जो सबसे कम आयु का नोबेल पुरस्कार विजेता है? चौथा, तो मलाला यूसुफजई, नादिया मुराद और सुंग दाउली और लॉरेंस बैग। तो मलाला यूसुफ जो है सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार की विजेता है। मलाला यूसुफ, नाम आपने सुना होगा इनका। ठीक है, इन्होंने महिला शिक्षा के लिए ये महिला शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया और ये पाकिस्तान की कार्यकर्ता हैं और 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। मलाला यूसुफ पाकिस्तान की हैं और महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया। 2014 में इन्हें शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, और कब मिला ये? मात्र 17 साल की उम्र में, मात्र 17 साल की उम्र में। तो कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं मलाला यूसुफ के बारे में? मलाला यूसुफ, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये पाकिस्तान की है। दूसरा, महिला शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया, महिला शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया, विमेन एजुकेशन। और 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और जब इन्हें पुरस्कार मिला तो ये मात्र 17 साल की थी।
मात्र 17 साल की थी। तो ये डिटेल भी भाई आपको याद रखनी है, पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बक्साइट उत्पादक राज्य, भारत का वो कौन सा राज्य है जहां बक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? बक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या झारखंड? भारत का वो कौन सा राज्य है जहां बक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो वो गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा आंसर है इसका। उड़ीसा में सबसे ज्यादा बक्साइट उत्पादन होता है। अब आपके लिए सवाल यह है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? अगर हम उड़ीसा में बात करें स्पेशली, तो उड़ीसा में एक जिला है कालाहंडी। कालाहंडी, कालाहंडी नाम का जिला है उड़ीसा में। यहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कालाहंडी जिला। सवाल आपको मैंने आपको बता ही दिया। सवाल है आपके लिए, आपको उड़ीसा का वर्तमान में सीएम बताना है, चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है, क्लियर? अगला प्रश्न, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए इसको। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए इसको। बताएं कहां स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, कालापक्कम, कैगा और काकरापुर और तारापुर। तो तारापुर, तारापुर में परमाणु संयंत्र जो है, सॉरी, नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था, तारापुर। ठीक है, तो तारापुर आपको याद रखना है। क्लियर? तारापुर कौन सी जगह पर पड़ता है? तारापुर कौन सी जगह पर पड़ता है, बताएंगे? तारापुर कहां पर है? तारापुर महाराष्ट्र में है। कहां पर है? तारापुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है तारापुर, जहां पे भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहां पर है? नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है जहां का कंकड़ में भी शंकर विराजमान है, यानी कि नर्मदा जिसके कंकड़ में शंकर विद्यमान है, यानी कि नर्मदा नदी का जो पत्थर है, जो नदी के निचले हिस्से में धरातल पर देखने को मिलते हैं, तो हर पत्थर में शंकर है, ऐसा बोला जाता है। शंकर मतलब लॉर्ड शिवा। ठीक है भाई, तो 7वें का आंसर आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये जो है गुजरात राज्य में है, आपको ये याद रखना है। कहां? नर्मदा, सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में है। ठीक, क्लियर? अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? नई दिल्ली, अहमदाबाद, पटना या कोलकाता? 4 ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। 8वें का आंसर बता दीजिए, फटाफट से आंसर बता दीजिए। तो देखो, 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता में फहराया गया था 1906 में। ठीक है, और अगस्त 1906 में कलकत्ता में
फहराया गया था भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज। तो कलकत्ता आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, कलकत्ता आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 7 अगस्त 1906 को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता में फहराया गया। 7 अगस्त 1906 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता में फहराया गया, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला है, ये साइंस से संबंधित है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या मच्छर के काटने से? नवा प्रश्न, बताओ हेपेटाइटिस किसके द्वारा होता है? हेपेटाइटिस, तो देखो विषाणु के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस जो है विषाणु के द्वारा होता है। अब इसमें क्या है? हेपेटाइटिस ए वायरस, HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस, ये क्या है? एक तो ये गंदा पानी का इस्तेमाल करने से, स्वच्छ पानी ना हो और उसको आप सेवन कर रहे हो, पी रहे हो, और साफ सफाई ना हो, खाना दूषित हो, ऐसा खाना खाने से हेपेटाइटिस हो सकता है। और एक दूसरे के संपर्क में आने से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तो ये विषाणु के द्वारा होता है हेपेटाइटिस ए, HAV, ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस, HAV, तो विषाणु के कारण होता है ये। अगला, नवकलेबर उत्सव, नवकलेबर फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? नवकलेबर फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल। ये जो उत्सव है, देखिए फेस्टिवल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये जो नवकलेबर उत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये भाई उड़ीसा से संबंधित है। नवकलेश्वर उत्सव उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे मनाया जाता है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। जगन्नाथ में पुरी का जो पुरी मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके बारे में याद रखना है। ये जो नवकलेबर फेस्टिवल है उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, और उड़ीसा में भी जो पुरी है, पुरी के अंदर जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है इसको, नवकलेबर उत्सव को। याद रहेगा, नवकलेबर उत्सव, ठीक है, क्लियर। तो यहां देखो आप, ये याद रखना है आपको। अब देखो, क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक शॉर्ट टॉपिक का, और टॉपिक का नाम है क्या? इलेक्शन कमीशन। टॉपिक का नाम है इलेक्शन कमीशन। जब हमें लगता है कि थोड़ा सा समय है तो हम एक टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है, जिससे आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसे बोलते हैं भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में आता है? तो भाग है इसका 15। भाग कौन सा है? 15। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 324 से 329 तक हैं अनुच्छेद, ठीक है जी। अब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक वैधानिक संस्था है, ठीक है, और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है ये। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है चुनाव संपन्न करवाना, चुनाव करवाना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है। अब वहीं बात आती है कि सर ये कौन कौन से चुनाव करवाता है?
तो बेटा चुनाव ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से चुनाव करवाता है? तो पहला लोकसभा का चुनाव करवाता है, लोकसभा का चुनाव करवाता है, और दूसरा राज्यसभा का चुनाव करवाता है, राज्यसभा का चुनाव करवाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद तीसरे लेवल पर ये राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव करवाता है, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव करवाता है, सभी राज्यों की विधानसभा, जिसमें 28 राज्यों की विधानसभा और प्लस 3 यूनियन टेरिटरी में भी विधानसभा है, 3 यूनियन टेरिटरी में भी विधानसभा है। यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों में भी विधानसभाएं हैं, और 28 राज्य हो गए। तो 28 और 3 31 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके चुनाव भी चुनाव आयोग करवाता है। जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है, हाल ही में यूनियन टेरिटरी में चुनाव हुए हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाए हैं हरियाणा के साथ, ठीक है, क्लियर। तो चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाता है कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और इसके साथ चौथा है राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और पांचवा है उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां ये हो गया तय। अब एक चीज याद रखनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोकल चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लोकल इलेक्शन जो होते हैं वो लोकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता। लोकल इलेक्शन संपन्न करवाने के लिए राज्य में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग होता है, राज्य में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग होता है। ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? ये पंचायत के चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग, और नगर निगम के चुनाव करवाता है, ठीक है। लोकल लेवल पे लोकल लेवल के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं करवाता, ये सिर्फ और सिर्फ ये 5 चुनाव करवाता है। बाकी लोकल चुनाव करवाने के लिए हर राज्य में एक राज्य का चुनाव आयोग होता है, वो ये चुनाव करवाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब देखो, ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है, 25 जनवरी 1950 को होती है। और वहीं जब इसकी स्थापना हुई तो ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, यानी कि ये जो संस्था है इसमें सिंगल मेंबर हुआ करता था, और उस सिंगल मेंबर को हम बोलते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो 1950 से ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था जिसका काम था चुनाव करवाने का, और एक ही व्यक्ति से हैंडल करता था, इसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहते थे। लेकिन क्या हुआ 1989 में 1989 में वोट देने की उम्र 1989 में वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई, तो चुनाव आयोग का काम बढ़ गया, इसलिए चुनाव आयोग में सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होता ही था, फिर इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर और जोड़ दिए, यानी कि 2 चुनाव आयुक्त जोड़ दिए, तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। तो अब ये संस्था 1989 से मल्टी मेंबर बॉडी हो गई, मल्टी मेंबर बॉडी हो गई, यानी कि बहुसदस्यीय संस्था। ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन में चुनाव आयुक्त बनने के लिए कोई योग्यता का जिक्र नहीं है। हाँ, 65 साल की उम्र तक कोई व्यक्ति चुनाव आयुक्त बन के रह सकता है, या 65 से पहले 6 साल का कार्यकाल अगर पूरा हो जाता है तो रिटायर हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं, और ये अपनी मर्जी से भी इस्तीफा दे सकते हैं, इन्हें हटाया भी जा सकता है। तो ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। तो आई होप ये चीजें क्लियर है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।